સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सेशन रिज्यूम में कैसे रिज्यूम एक अच्छा रिज्यूम बनाया जाए उसके ऊपर है। हम आईएमए के स्टूडेंट्स हैं। मेरा नाम है आयुष भूटानी और मैं रमाशंकर यादव। आज हम पहले देखेंगे कि रिज्यूम होता क्या है, उसका क्या नीड होता है, क्या रिक्वायरमेंट होता है। एक नॉर्मल सा रिज्यूम देखेंगे, कैसे आप अपने रिज्यूम को अच्छा बनाए वो देखेंगे, और एंड में देखेंगे कि कैसे कैसे रिज्यूम एक अच्छा रिज्यूम हो सकता है और कौन सा रिज्यूम के अंदर क्या क्या कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि रिज्यूम में क्या क्या कमियां हैं। हम साथ में ये भी देखेंगे कि एक एसेंशियल रिज्यूम का क्या क्राइटेरिया होता है और रिक्रूटर या जो आप जहाँ पे रोज़गार लेने जा रहे हैं वो किन चीज़ों को या किन बिंदुओं को विशेष आकर्षण देते हैं या विशेष ध्यान देते हैं। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे देखते हैं रेज्यूमे मेकिंग। सबसे पहले रेज्यूम क्या है, तो रेज्यूम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रेज्यूम आर प्रैक्टिकली सेम रिप्रेजेंटिंग द अचीवमेंट इन द पास्ट। आपने पास्ट में जो भी चीज़ें की हैं, आपके चाहे एकेडमिक्स हो या वर्क एक्सपीरियंस हो या कुछ पर्सनल अचीवमेंट रही हो, वो आपके रेज्यूमे या सीवी पे आती हैं। और हम एक नॉर्मल मिसकंसेप्शन होती है कि रिज्यूम, सीवी और बायोडाटा में क्या फ़र्क है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा एक रिज्यूम यूजुअली थोड़ा समरी होता है और जो सीवी होता है वो पूरे जो आप एजुकेशनल हिस्ट्री जो भी आपने लाइफ में किया है जी उस सब का। आयुष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। रेज्यूम में क्या होता है कि आपने जो भी पिछले अपने विगत वर्षों में जो भी उपलब्धियां आपने हासिल करी हैं उनको विशेष कर दर्शाता है। वहीं करिकुलम विटाई यानी सीवी क्या होता है, ये ट्रेडिशनली आपने जो भी चीज़ें करी हूँ उनको डिटेल्स में बताता है। तो हम कह सकते हैं कि रेज्यूमे से थोड़ा बड़ा करिकुलम विटाई होता है, बट मोर और लेस ये सभी दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस इनके नाम अलग हैं। वहीं बायोडाटा आयुष बताएंगे कि बायोडाटा क्या होता है। बायोडाटा यूजुअली पुराने ज़माने में मतलब ज़्यादा पर्सनल होता है थोड़ा सा। आजकल बायोडाटा का यूज़ कम होता है। आजकल हम रिज्यूम या सीवी कहते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए लोगों को। अब हम आगे देखते हैं। स्क्रीन पे देखें पर्पस ऑफ रिज्यूम मेकिंग। रिज्यूम मेकिंग का पर्पस क्या होता है, तो सबसे पहले रिज्यूमे के लिए हम रिज्यूमे बनाते किस लिए हैं, उसमें आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जॉब्स। सबसे पहली बात है कि रोज़गार। रेज्यूमे का सबसे विशेष पर्पस ये है कि आपको जॉब्स के लिए रेज्यूमे बनानी होती है। तो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं और प्राइवेट जॉब्स होती हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है कि उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, मतलब उनका एक स्ट्रक्चर होता है रेज्यूमे का कि जिसमें वो सारी डिटेल्स मांगते हैं और उस हिसाब से आपके पास जो भी डिटेल्स होती हैं वो उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको फिल करनी पड़ती हैं। और जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं उसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन के साथ आपको अपना एक रिज्यूम स्टैंडर्ड जो आपने बना रखा है उनको भेजना होता है। और हम और जैसे हायर एजुकेशन के लिए भी हमें कभी कभी रिज्यूम बनाना पड़ता है। हम इस सेशन में सिर्फ देखेंगे कि जॉब्स के लिए आपको कौन सा रिज्यूम बनाना पड़ता है। तो अब अभी हम दिखाते हैं कि एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसा रिज्यूम आपको एक्सपेक्ट करती है। अगर उनका एप्लीकेशन कुछ फॉर्म होता है तो कैसा रिज्यूम एक्सपेक्ट करती है। उससे पहले थोड़ा सा हम देख लें कि ये जो हायर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं ये विशेषकर प्रोफेशनल एजुकेशन में, जैसे आप अगर MBA करने गए, MCA करने गए, उनके लिए अधिकतर ये मांगे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, विशेषकर ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थान किस तरह का रेज्यूमे आपसे प्रेफर करते हैं। मेनली हम देखेंगे प्राइवेट संस्थान कैसे फोकस करते हैं। आइए देखिए स्क्रीन पे देखें, पीछे क्लिक फॉर्मेट देखिए। साले क्लिक करना था, उस पर क्लिक करना था साले। हाँ, तो जैसे हम देख सकते हैं ये एक नॉर्मल रिज्यूम का फॉर्मेट है। यूजुअली सबसे ऊपर राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे आप अपना नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट आईडी लिख सकते हैं। उसके बाद हम रिज्यूम की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टार्ट करते हैं। हम इसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि हम लिख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, और क्या है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। देखिए सबसे पहले आपका नाम हो गया, ईमेल आईडी होगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई,
उसके बाद आप स्लाइड दिखा, स्लाइड। हाँ, तो हम ये देख रहे हैं कि कैसा एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है। और अभी देखिए जैसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक नॉर्मल रिज्यूम के फॉर्मेट के अंदर ये सब चीज़ें ऑर्डर में होती हैं। सबसे पहले हमारा होता है आपकी पर्सनल personal इंफॉर्मेशन, information। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि आप जिस कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका क्या मोटिव क्या है उस कंपनी में अप्लाई करने के लिए। आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि उसका आपके साथ मैच होता है कि नहीं होता, और फिर उसके बाद बताते हैं कि वो रियली आप क्यों जाना चाहते हैं उस कंपनी में। उसके बाद जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारी होती है हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को उल्टे ऑर्डर में बताते हैं। जो रीसेंट एजुकेशन होती है उसे सबसे पहले बताते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे आपने अंडरग्रेड किया, तो आप अंडरग्रेड एजुकेशन का कॉलेज बताएंगे, उसके बाद उसका ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे, और आपकी अगर कोई स्पेशल अचीवमेंट है वो आप उसको अलग जैसे लिखें। फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी अपना एमए पास किया है, तो सबसे पहले 2000, मान लीजिए अभी ये 2013-17 चल रहा है, आपने 2013 में एमए पास किया, तो सबसे पहले 2013 में आप अपना एमए का डिस्क्रिप्शन बताएंगे। एमए आपने कब पास किया, किस बोर्ड से पास किया या यूनिवर्सिटी से पास किया, उसमें कितने आपके प्रतिशत रहे, ये बताएंगे आप। उसके बाद आप अपने बीए पे आएंगे या बीकॉम पे आएंगे, जो भी आपने किया हो डिग्री। उसके बाद उसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में आप चलते आएंगे। उसके बाद हमारा एक, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो हर कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस हम बता सकते हैं क्या क्या बताना होता है, ज़रूरी क्या क्या होता है। एक होता है कंपनी का नाम, बहुत ज़रूरी है, कहाँ आपने काम किया उसका नाम बताइए अच्छे से। उसके बाद आप बताइए कि आपका किस- डेजिग्नेशन क्या था, आप किस पोस्ट के ऊपर काम कर रहे थे। उसके बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप क्या कितने समय से कर रहे किस थे। डेट और किस समय पे कर रहे थे वहाँ पे काम। अगर आपके पास कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप क्या काम करते थे, वो सब आपको वहाँ पे ऑर्डर में बताना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास स्किल्स क्या क्या है। स्किल्स यानी आपके पास टेक्निकल स्किल, यानी सॉफ्टवेयर स्किल में आपको क्या आता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप वर्ड पे काम कर सकते हैं, टैली पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी है, आप कौन सी भाषा बोल सकते हैं, कौन सी भाषा लिख सकते हैं। जैसे ऑप्शन दिया गया तो आप इंग्लिश भाषा लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। उसके बाद आप हिंदी में पढ़ सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये सारी लैंग्वेज स्किल्स में आ जाएंगी। उसके बाद आपको आयुष बताएंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, जो आपको मेंशन करना होता है रिज्यूमे पे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे आप स्कूल में आप किसी ड्रामा में थे, आपने कोई क्विज कंपटीशन जीता, उसके अंदर सब आपके अचीवमेंट्स आ जाएंगे। और जो क्लब्स के अंदर कुछ आपने डांस में पार्टिसिपेट किया, उन सबको स्कूल में, कॉलेज में, हर लेवल पे आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स में। और हम हॉबीज़ और इंटरेस्ट लिखना, कुछ कंपनीज प्रेफर करती हैं कि आप अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट बताएं, ताकि आप वो देख सकें कि आपके हॉबीज़ इंटरेस्ट किस टाइप के हैं। तो आप जिसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, जैसे अगर आपको सपोज़ स्विमिंग में इंटरेस्ट है, सपोज़ आपको गिटार बजाने में इंटरेस्ट है, तो आप लिखिए वहाँ पर, ताकि कंपनी उसका वो देख सके, उसका रेलेवेंस देख सके। अब हम देखेंगे कि एक फॉर्मेट ऑफ रिज्यूम क्या होता है। पीछे हम देखेंगे कि उससे पहले हम देखेंगे कि एक गुड सीवी यानी एक अच्छी सीवी क्यों चाहिए, या क्या वो नेसेसरी है, वो क्यों ज़रूरी है एक अच्छी सीवी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक ही जॉब के लिए हज़ारों एप्लीकेंट्स आते हैं। तो ऐसा क्या होना चाहिए आपके सीवी में कि वो रिक्रूटर आपकी सीवी देख के आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट कर सके। सीवी शॉर्टलिस्ट करने का मतलब अगले चरण के लिए आपकी सीवी सेलेक्ट कर सके। तो आइए देखें एक गुड सीवी में क्या क्या होना चाहिए। टिप्स फॉर मेकिंग अ गुड सीवी आपको आयुष बताएंगे। आप अब स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमें जो सीवी है वो अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, उसके अंदर अच्छा लेआउट यूज़ करना चाहिए, और जो उसका पेपर है, अगर आप हार्ड कॉपी सबमिट कर रहे हैं तो उसका पेपर नीट और अच्छा प्रिंट आउट होना चाहिए। कुछ कंपनियां ये प्रीफर करती हैं कि आपकी सीवी जो है कवर लेटर के साथ होनी चाहिए। कवर लेटर यानी आप ये जॉब क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आपके अंदर ऐसी क्या एबिलिटी है जिसकी वजह से आप ये कंपनी आपको सेलेक्ट करे। बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। हाँ, उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि स्क्रीन पे कि सीवी के अंदर सीवी शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प। जो भी आप सीवी के अंदर लिखें वो रेलेवेंट होना चाहिए, जो जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जितना रेलेवेंट है उतना ही लिखें। ये नहीं कि सारी डिटेल लिखें,
डिटेल लिखनी ज़रूरी होती है, लेकिन अच्छा छोटा रेलेवेंट लिखें। तो आयुष जो बात पे फोकस करना चाह रहे हैं तो ये है कि आप अगर किसी मान लीजिए मार्केटिंग जॉब के लिए बात कर रहे हैं, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए बात कर रहे हैं, यानी जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो दुकान या रिटेलर्स के पास जाते हैं, तो अगर ये जॉब डिस्क्रिप्शन है तो इसके लिए आपका जो CV कंटेंट होना चाहिए वो उस जॉब डिस्क्रिप्शन यानी उस रोल से बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो अगर आप ये देख लें कि अगर आपका रोल या आपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस लिया हुआ है या आपने पास्ट में जो काम किया हुआ है वो उस जो पोस्ट आपको वैकेंसी दिख रही है जॉब में वो मैच होनी चाहिए। अगर मैच होती है तो आप उसको पर्टिकुलरली लिखें और जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच होती हुई ही बातें उस आपकी CV में होनी चाहिए। आयुष बताएंगे क्यों अननेसेसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों नहीं डाले उसमें? ये CV है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हर चीज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, आपका रिलीजन क्या है, आपका कहाँ के बिलोंग करते हैं, हर चीज़ CV में लिखना ज़रूरी नहीं है। आप एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप रेलेवेंट चीज़ें लिखें, जैसे नेम, एड्रेस, कुछ लोग फादर्स नेम लिखते हैं, ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, लेकिन आप कहाँ के बिलोंग करते हैं या आपका पास्ट में आप क्या क्या कहाँ कहाँ घूमे हुए हैं वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको CV में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक दर्पण होता है यानी एक आईना होता है। अगर आपकी CV में डायरेक्ट ग्रामर मिस्टेक दिख जाएंगे या फिर स्पेलिंग मिस्टेक दिख जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आपकी अंग्रेजी उतनी सही नहीं है। और आज के दौर में थोड़ी बहुत यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी अगर आप अपने CV में करते हैं तो वो आपके CV रिजेक्ट होने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सबसे प्रथम इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें और ना ही स्पेलिंग मिस्टेक्स करें। और उसके अलावा कुछ सेंटेंसेस आपके छोटे छोटे होने चाहिए, ये नहीं कि सेंटेंसेस बहुत बड़े हों जिसके कोई अर्थ ना हो। तो सेंटेंसेस छोटे बनाएं और महत्वपूर्ण रहें। हम एक बहुत ज़रूरी बात होती है कि CV आपका दर्पण होता है, जैसे मेरे प्रिय मित्र ने कहा, दर्पण इन द सेंस आप सबसे पहला इम्प्रेशन आपका CV के थ्रू जाता है जी। तो आप जो भी उसके अंदर लिखें वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे ये HR में मैनेजर रह चुके हैं, इन्होंने बहुत CV देखे हैं, तो इनको पता है कि कैसे CV के अंदर अगर कुछ किसी ने लिख दिया तो ये बता सकते हैं कि वो उस बंदे का क्या बैकग्राउंड रहा है और वो कितना CV कितना रेलेवेंट है उनके जॉब प्रोफाइल के साथ। हम जो भी आप CV के अंदर लिखें ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको उसके बारे में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन पता हो, क्योंकि उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर इंटरव्यू होगा और आपको पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी या आपने वो रेलेवेंट काम नहीं कर रखा होगा तो आप उसी टाइम रिजेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी CV में लिखें वो सही लिखें और पूरा आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उसके बारे में जी। तो हम जैसे हमने पहले बात की कवर लेटर की, अब हम कवर लेटर पे चलते हैं, देखते हैं कवर लेटर क्यों नेसेसरी। देखिए जनरली होता क्या है, कवर लेटर सारी कंपनीज नहीं मांगती है, लेकिन कुछ प्रोफेशनल कंपनीज कवर लेटर भी प्रीफर करती है। तो कवर लेटर में होता क्या क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप इस जॉब में क्यों इंटरेस्टेड हैं। इस जॉब में पर्टिकुलरली आप क्या ऐसा लिखें कि आप इंटरेस्टेड लगे। तो सबसे पहली बात कि आप जॉब से मैचिंग होनी चाहिए, आपकी जो पास्ट की एक्सपीरियंसेस हैं वो जॉब से मैचिंग होनी चाहिए। दूसरा होता है कि हाउ आर यू फिट फॉर द जॉब, मतलब आप जॉब के लिए उपयुक्त क्यों हैं। तो आप पहले भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप वास्तव में इस जॉब के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं, आपका पास्ट का एक्सपीरियंस इस जॉब से मैच करता है कि नहीं। क्योंकि अननेसेसरी CV सेंड करना और बाद में रिजेक्ट लिस्ट में जाना पर्सनल मोरल को खुद डाउन करता है। आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस गिरा हुआ महसूस करते हैं और कह रहे हैं कि आप दोस्तों से भी बातें करते हैं, भाई मैंने तो CV डाली थी लेकिन सेलेक्ट नहीं हुई। तो ठीक है। और इसके अंदर हमें कवर लेटर एक जरिया होता है जिससे हम बता सकें कि हमें ही क्यों सेलेक्ट किया जाए। इसके अंदर आप जो अपने CV के एसेंशियल पॉइंट्स हैं जी, ये जैसे एसेंशियल पॉइंट्स लिख दें, ताकि उसके अंदर वो जो बंदा जिसको आप भेज रहे हैं HR मैनेजर को, उसको पता चल जाए कि ये एसेंशियल इसके अंदर एसेंशियल पॉइंट्स हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आप कुछ ऐसी बातें लिखें जो कि आपको दूसरों से सेपरेट करें। हाँ। आपको दूसरों से अलग महसूस कराएं उस रिक्रूटर को, ताकि आपके चांसेस सेलेक्ट होने के ज़्यादा हो जाएं।
हाँ, और जैसे हम कभी भी कवर लेटर लिखें, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा एक, अगर आपको उस बंदे का नाम पता है, जैसे मैं इनको लेटर भेज रहा हूँ, कवर लेटर फॉर एप्लीकेशन फॉर एक कंपनी के लिए, तो अगर मेरे को इनका नाम पता है तो उस नाम से इनको एड्रेस करें जी। तो ये अच्छा रहता है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं हम स्क्रीन पे कि डू मतलब आपको क्या क्या करना चाहिए कवर लेटर पे। एड्रेस द लेटर विद द रिसिपिएंट्स नेम। जैसे मान लो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी ABC में जा रहे हो, तो उस ABC कंपनी का नाम और उसके HR मैनेजर का नाम, नहीं तो डेजिग्नेशन आपको डाल देना चाहिए। दूसरी बात, स्पेसिफिक मतलब टू द पॉइंट लिखिए। अब कवर लेटर में आपको क्या नहीं करना है वो आयुष आपको बताएंगे। कवर लेटर के अंदर आपको बहुत लंबी कवर लेटर नहीं लिखनी चाहिए। कवर लेटर ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपके एसेंशियल चीज़ें चली जाएं और ये ना लगे कि आपने बहुत कुछ लिख दिया कि जो HR मैनेजर है उसको पढ़ने का टाइम ही ना मिले। जी, वो बिल्कुल ऐसे टाइप में नहीं होना चाहिए कि वो काफ़ी लेंदी हो और HR मैनेजर उसको एक जरिया ये भी होता है कि काफ़ी ऐसे टाइप के अगर जो कवर लेटर होते हैं उनके रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे रेज्यूम देखेंगे जो गलत रेज्यूम है। तो डिस्कशन में आ जाए, डिस्कशन मोड में आ जाए। हाँ, तो आप रमा जी, आपने बहुत सारे रिज्यूम देखे हैं जी। कैसे आप एनालाइज करते हैं कि रिज्यूम को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे मतलब एक आप 1000 रिज्यूम में से 10 बंदे या 10 या 50 बंदे जितने आपको लेने हैं, जी। आप कैसे एनालाइज करते हैं, ये कुछ हमें इंसाइट्स दीजिए। जी आयुष, बिल्कुल। देखिए आयुष, सबसे पहला चरण किसी भी रोजगार का ये होता है कि पहले जॉब वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कोई कंपनी है, ABC कंपनी। हाँ। तो ABC कंपनी में कोई डिपार्टमेंट, मान लीजिए मेंटेनेंस हो गया, या फिर जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो कोई कंपनी कोई छोटी FMCG यानी अच्छा, फूड, उन्होंने वैकेंसियाँ निकाल दी। जी। अच्छा। तो उसमें मान लीजिए किसी एक प्रोडक्शन मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है। अच्छा। तो प्रोडक्शन मैनेजर की जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इनपुट्स यानी कुछ सामान लेकर उसको प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट करना। हाँ। तो ऐसे बंदों को जब वैकेंसीज निकलती हैं, हाँ। तो उसमें जनरली उनका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया होता है। हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन से क्या मतलब है कि जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब आपने पास्ट में क्या करा हुआ है और उस पर्टिकुलर जॉब में आपको क्या करना